हाँ भाई, तो अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइवर्सिटी। बायो मींस लाइफ, डाइवर्सिटी मींस वैरायटी। तो वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सांप की मौसी, सांप, मेंढक, खरगोश, चूहा, बिल्ली, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे पास? तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या नहीं? है सर। अच्छा, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एनिमल्स होंगे या प्लांट भी होंगे? खरबूजा, तरबूजा, अमरूद, पपीता, सेब, बनाना, तो ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं या नहीं? प्लांट से आ रहा है इतनी सारी सब्जियां खाते हो तुम, सीताफल, लौकी, घिया, टिंडे, तोरई, ये सब जो तुम खाते हो तुम्हारी फेवरेट सब्जियां, ठीक है। तो ये सब भी तो प्लांट है अपने आप में, यस राइट। सर। यस सर। वेरी गुड। और जैसे हम खाते हैं, जैसे मैं खाता हूँ मान लो आलू टमाटर, ठीक है, पनीर, तो ये सब भी क्या है अपने आप में, और राजमा, ठीक है। तो ये सब फेवरेट फूड है, तो ये सब वैरायटी है, ठीक है। और कंजर्वेशन का मतलब हमें इन सबको कंजर्व करना चाहिए। क्यों? क्या तुम सबसे ज्यादा एडवांस हो, तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुमसे ज्यादा एडवांस हो, तो क्या सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अधिकार है जीने का? नो सर। वो इन्फीरियर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम, ठीक है तुम उन्हें खा जाते हो, चिकन विकन खाते हैं, सुकृति बहुत सुकृति किसी चिकन को नहीं छोड़ती। एक बार तो एक मुर्गा दिख गया रास्ते में, उसने मुर्गे से गर्दन मोड़ी और सीधे बस सर बस पंख उड़ के, पंख उड़ के आए। मैंने कहा कहाँ है? अभी तो यहाँ पे कबूतर था। कबूतर नहीं, सॉरी, वो मुर्गा था। कह रही पता नहीं सर ये ऐसे कहाँ गया एकदम से। सर और वैसे फिर पता है मैंने सामने मुर्गा कटते हुए देखा है कि पहले हाँ उसके तो पंख हटाते हैं, फिर उसको साफ करता है, फिर खच खच खच। अच्छा, तो तुम्हारी रूह नहीं कापी तुम्हें? अच्छा नहीं तुम्हें सर। अच्छा ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास है, तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये है, तो उसके चिल्लाने की आवाज से तुम्हारा दिल नहीं पसीजा? नहीं ओ सर, उसको माय खाना ही है ना, फिर गॉड। क्या ही पसीजूं उसको। अच्छा, हे निर्दयी बच्चे हो। चलो कोई बात नहीं, तो ये हमारे पास है कंजर्वेशन। देख रहे हो ना तुम सब लोग कितनी निर्दयी है ये सुकृति? तो देख लो, ये तुम्हारी दोस्ती को ऐसे ही एकदम एक चुटकी में ऐसे कर देगी। भाई जब एक किसी की किसी भी उसकी जान चली गई और ये एकदम खुश हो रही है, एकदम एकदम पानी आ गया, बताओ, रोने की जगह पे मुंह में पानी आ रहा है, सर ठीक है। यही चीज देख के मैंने छोड़ तो दिया चिकन, मतलब बहुत टाइम हो अच्छा, गया। तुमने खा चुकी हो मतलब एक बार, मतलब बहुत सर बार? बहुत। मतलब सर हम नॉन वेजिटेरियन है ना, तो ये देखा मैंने तो अच्छा, छोड़ दिया उसके जो नॉन बाद। वेजिटेरियन है वो हत्यारे हैं, हत्यारे, ठीक है। तो हम हत्यारों से बात नहीं करेंगे। सर आप विदुषी, भी चिकन का खाना खाते हो, आप भी विदुषी, घास फूस खाते हो। विदुषी तुम भी हत्यारन हो क्या? क्या विदुषी, सर? तुम भी क्या सर? हत्यारन हो, हत्यारन? नहीं सर, मैं तो वैसे ही कुछ नहीं है सर। तुम वेज खाती हो, नॉन वेज खाती हो? सर मैं अभी शुद्ध वेजिटेरियन हूँ। अरे मजाक कर रहे हैं, आजकल तो ठीक है, हम बायोलॉजिकली देखा जाए तो हर कोई एक दूसरे को खाता है, ठीक है, बस मुझे मत खा जाना, ठीक है। हाँ, नहीं तो ये सर, हमारे पास, तो आपको ये नहीं। बायोडाइवर्सिटी हमें है, पढ़ाएगा कौन? वेराइटी, हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो जब बनाना बंद कर देंगे तब खा जाओगे क्या फिर? हाँ, मैं तो कि सोचा अब तो, कि आदि अब मानव। तो कि अब तो 12th पास हो गई तो चलो। ठीक है। तो ये हमारे पास, हमें डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है और हमें कंजर्व करने के तरीके के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सबको इक्वली राइट है। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का जो वर्ड है ना, ये, तो ये एक साइंटिस्ट ने थे जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन। सारे बच्चे बोले एक बार, एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन। तो ये जो टर्म हमारे पास आया है, ये टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय, टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय द एडवर्ड विल्सन। तो एक साइंटिस्ट था, बाय एडवर्ड विल्सन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डाइवर्सिटी होती है, ये हर लेवल पे एग्जिस्ट करती है। मतलब मुझे एक बात बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? बहुत सारे। अच्छा, और जब सारे लोग बड़े हो जाते हैं, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, तो ये सब भी अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। तो सब अलग अलग है। इसका मतलब कहना ही से, ये जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है ये माइक्रो से मैक्रो तक जा रही है। मतलब छोटे छोटे एनिमल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, एल्गी, और हमारे पास बहुत सारे अमीबा, मतलब इतने सारे टाइप के हैं, पैरामीशियम हो गया, फंगस हो गया, ठीक है। फंगस के अंदर भी बहुत सारे टाइप की चीजें, फंगस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये सब तो कैटेगरी के नाम हुए, ठीक है। तो माइक्रो से मैक्रो तक अगर हम जा रहे हैं, तो इनके बीच में, सबके बीच में बताओ बायोडाइवर्सिटी है या नहीं? बिल्कुल है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हाथी, बिल्ला, हाथी, बिल्ली, ठीक है। बिल्ला। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रो से मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है। तो सेल टू सेल फर्क करते हैं। अच्छा, अगर ये सब लोग अलग है तो बताओ इनके जीन सेम है या डिफरेंट है? अगर ये सब लोग अलग हैं तो इनके जो जीन्स हैं वो जीन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट।
सेम है? डिफरेंट। अच्छा, किसी ने सेम बोला अभी, मुझे लगा। नहीं सर, किसी ने नहीं बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम बता सकते हो किसी को। तो ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है। तो हर किसी का डीएनए में भी ऐसा हो जाए, लेकिन जो उसके अंदर जीन होगा वो अलग होगा, तभी तो वो अलग अलग उनकी बॉडी है। तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सबके जीन्स अलग अलग हैं, अलग अलग एनिमल, अलग अलग प्लांट के जीन्स अलग अलग हैं, तो ऑफ कोर्स इसे बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी तो फिर कौन सी डाइवर्सिटी बन जाएगी? वो अलग अलग स्पीशीज बन जाएंगी या सेम स्पीशीज बन जाएंगे? अलग अलग। तो इसी को फिर हम बोल सकते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। भाई कोई राना टिग्रीना होता है, हम होमोसेपियंस हैं, कोई अलग होता है, कोई अलग होता है, कोई एस्टिवम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। तो ये सब उनके बायोलॉजिकल नेम है ना। कोई गेहूं है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई बाजरा है, कोई चावल है, कोई गेहूं है, ठीक है, कोई मोमोज है तुम्हारा फेवरेट, ठीक है, कोई हम है ह्यूमंस बीइंग। हाँ हाँ, कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है ठीक है, तो एक्साइड हो जाते हैं बिल्कुल मोमोज का नाम सुनते ही, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गई, बस बस सुकृति कंट्रोल, ठीक है। और फिर ये स्पीसीज अलग होंगे तो अलग अलग फिर एरिया भी हो जाएंगे। कुछ लोग पानी में रहते हैं, मछलियां, हम जमीन पे रहते हैं, कुछ लोग हवा में उड़ते हैं ऐसे पक्षी, राइट। तो इन सब के फिर एक तरह से ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। इकोलॉजी अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब कितनी, तो ये छोटे से बड़े देखा हमने या बड़े से छोटा? छोटे से बड़ा। जी, जीन का मतलब छोटे लेवल पे, जीन्स के अंदर। यस सर। स्पीसीज का मतलब हम जैसे आपस में अलग अलग एरिया में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, कुछ लोग मतलब हम ह्यूमंस हैं, कुछ लोग बिल्ली हैं, कुछ लोग कुत्ता हैं, कुछ लोग सांप की मौसी से, कुछ लोग सांप, कुछ लोग मेंढक, ठीक है। और फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग एरिया है हमारा रहने का। हम पानी में रहते हैं क्या? पानी के अंदर डूब के रह लेंगे कि एक साल हम पानी में रहें? नो नहीं। सर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत कि हम बर्फ वाले एरिया में रहते हैं, तुम थोड़ी गर्मी वाले एरिया में रहते हो जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, तो वो भी एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आ सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के अंदर विदुषी, तो कितनी टाइप की डाइवर्सिटी हो सकती है? तुम हो तीन यहाँ पे? सर। हाँ, तीन हाँ हाँ टाइप सर। की, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो तुम लोगों को पता है जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर किस चीज में चेंज आता है वैसे अनन्या? क्या होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी? सर डीएनए में चेंज आता है। अच्छा, क्या हमारे हर जनरेशन में, क्या हमारी जो नई जनरेशन आती जा रही है उसमें भी थोड़ा बहुत डीएनए चेंज आता है? यस। यस सर, 0.1% का। 0.1 कैसे बोल सकती हो तुम? मतलब कहाँ पे है ये डाटा? सर आपने चैप्टर 6 में बताया था 99.9 करके, तो 0.01 करके अच्छा, कुछ ऐसे ही ठीक था है कुछ। ठीक है। तो वही। मतलब ये कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किसी के अंदर कितना भी आ सकता है, मतलब ज्यादा तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, मतलब बहुत ही 1% का बोल सकते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा सा। तो वो वेरिएशन होते हैं ना। वेरिएशन आना अच्छी बात है या नहीं अच्छी बात है? अच्छी बात है और सर। एक सेकंड अच्छी एक बात सेकंड, है। सुकृति सुकृति, अब मुझे समझ में आया तुम क्या बोल रही हो। वो जो मैंने बताया था वो एचजीपी में बताया था ना। तो यस सर। वो एचजीपी में ह्यूमंस का है कॉन्सेप्ट सारा। अच्छा ह्यूमंस अच्छा, का ठीक है मतलब सर। वो ये है, एक सेकंड, वो पता है क्या है? वो ये है कि जैसे तुम सारे के सारे ह्यूमंस हो, सारे जितने भी लोग हो, जैसे राइज के जितने भी बच्चे हैं सब वो ह्यूमंस हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो बॉडी की शेप है वो सेम है क्या? नो सर। नहीं ना, वो नहीं अलग है। सर। सब, लेकिन सबके पास इंटेस्टाइन है, सबके पास यस नोज सर। है, सबके पास लिप्स है, सबके पास आईज है, सबके पास हेयर्स है। तो ये जो सिमिलर कैरेक्टर है और जो चेंज है वो सिर्फ जो इसका मतलब जितने भी लोग हैं अच्छा उनके साथ हाँ। चेंज, वो चीज मैंने बताई थी। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आने के लिए चेंज। तो तुम अपने पेरेंट्स से मैच खाते हो, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट कैरेक्टर भी तो है। यस सर। तो वो वेरिएशन होते हैं। और वेरिएशन हमको अडेप्टेबल बनाते हैं, मैंने बताया था इन्वायरमेंट में, क्योंकि इन्वायरमेंट भी चेंज होता रहता है। तो वी आर बिकमिंग मोर अडेप्टेबल टू द इन्वायरमेंट, राइट, बिकॉज यस ऑफ सर। द वेरिएशंस। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी वेरिएशंस भी लाता है, और अलग अलग एनिमल्स में डाइवर्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है जेनेटिक, तभी तो वो एक अलग अलग चीज है। तो ये हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाता है, राइट, इन्वायरमेंट में रहने के लायक बनाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इतना पॉल्यूशन हो गया है, लेकिन तभी तुम जिंदा हो। तो ऐसा इसीलिए ही है क्योंकि हम इन्वायरमेंट के प्रति अडेप्टेबल है, ठीक है। बोलो। यस सर। अच्छा, यस तुम सर। राइस जानते होगे, चावल। तुम्हें क्या लगता है चावल की कितनी वैरायटी होंगी आज? आपने बताई थी ना काफी सारी। तो कम से कम इंडिया के अंदर ही 50,000, इंडिया के अंदर ही 50,000 राइस की वैरायटी है। तो पचास वो हजार 50,000 जेनेटिक वैरायटी है। मतलब कोई बासमती है, कोई कोई पतला चावल, कोई मोटा चावल, कोई टेढ़ा चावल, कोई कैसा चावल, कोई तो कैसा खाए भी चावल। नहीं है सर कभी।
हाँ तो अलग अलग टाइप के आते हैं, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होता है। लेकिन अब वो चेंज क्यों है, कोई ज्यादा प्रोजेक्ट को ब्राउन राइस, तो अलग अलग टाइप के चावल आते हैं और वो अलग अलग टाइप की वैरायटी है क्योंकि उनका डीएनए अलग है, उनके अंदर कंटेंट अलग है, किसी में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसी में गंदा। एक चावल आता है 10 रुपए का, एक चावल आता है 40 वाला, एक चावल आता है 30 वाला, एक आता है बासमती चावल, मान लो वो 100 रुपए का आ रहा है, बढ़िया वाला एकदम खिला खिला। ठीक है, तो अलग अलग वैरायटी होते हैं, तो जितना अच्छी वैरायटी उतना ज्यादा महंगा। नहीं आया समझ? आ गया सर। ऐसी तुम्हें क्या लगता है, मैंगो एक ही टाइप का होता है या बहुत सारे टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं एक सर। यहाँ पे मेला लगता है ना, यहाँ पे एनएसपी में दिल्ली में, मैंगो का। हाँ हाँ ठीक है, तो मैंगो की हाँ। वैरायटी का लगता है। तो ये मैंगो की वैरायटी है इतनी सारी। एक कंपटीशन होता है यहाँ पे, पता नहीं कि मैंगो की वैरायटी वाला लोग खा खा के आते हैं, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद वो नेताजी सुभाष पैलेस में ही लगता है। ठीक है ना, दिल्ली के अंदर। तो वहां पे मैंगो की वैरायटीज आती हैं इंडिया में। तो ये बताओ, ये अपने आप में जेनेटिक डाइवर्सिटी हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। तो इनका डीएनए अलग है इसलिए इनकी वैरायटी भी अलग है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी होने से अब बताओ वो डिफरेंट स्पीसीज में आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकते हैं सर। बिल्कुल, क्योंकि वो एक नई स्पीसीज बन जाएगी फिर अगर ज्यादा चेंज हो गया तो। मान लो जैसे विदुषी है, ठीक है, विदुषी कहीं पे जा रही थी, तो इसे मान लो किसी खरगोश ने काट लिया। ठीक है, मान लो, क्योंकि खरगोश चिल्ला रही थी, तो अभी खरगोश जैसी हरकतें कर रही है, ठीक है, गाजर खा रही है बहुत, और ऐसे करके देख रही है एकदम टेढ़ी मेढ़ी, और ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करिए, तो अनन्या ने पूछा क्या कर रही है, तो इसने कुछ बोला ही नहीं, उसकी आंखें लाल हो गई एकदम, ऐसा करके देख रही है। ठीक है, तो अब लोग समझ गए, तो खरगोश सारी हरकतें कर रही है, और खरगोश के साथ ही चली गई, एक बिल में छुप गई जाके। बताओ, उसने अपने घर में पूरा एक छेद सा बना दिया, वहां पे जाके रह रही है बिल के अंदर, और वहीं पर ही सो रही है। तो इसका मतलब खरगोश वाली कैरेक्टर आ गए नहीं आ गए? तो अब तुम आ इसे गया। इंसानी कहोगे या खरगोश वाला कैरेक्टर ज्यादा मानोगे? मतलब इंसान के रूप में खरगोश है ना, सॉरी, इंसानी रूपी खरगोश। खरगोश नहीं, फीमेल को खरगोश नहीं बोलो ना, हाँ ठीक है। खरगोश नहीं, ठीक है, इंसानी, सॉरी, नहीं, इंसानी रूप। एक हरी इंसानी। खरगोशनी। हाँ, तो खरगोशनी आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब एक नई वैरायटी आई है, देख रहे हो तुम विदुषी, कितना लोग खुश हो रहे हैं। मतलब मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, मैं तो देखो हंस कोई लेना खुश बेवकूफ नहीं है। हो रहा, मैं आपने तो लाग लगाई मैं है। तो मैं तो इतना सीरियस हूँ, देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं ओ मैं कि माय तो खुशी गॉड। भी दूसरी देख। तो ये सर की हमारे स्माइल पास, देख, सर की स्माइल से पता बस चल बस जाएगा। बस ठीक है। तो ये हमारे पास है स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग टाइप की स्पीसीज हो गई है। अब इसी को देखते हुए ना हमारे पास अलग वैरायटी में वो आ गई है, तो स्पीसीज बन गई है क्योंकि जीन चेंज हो गया था। तो अब मेरे पास दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होता है स्पीसीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस, और एक मेरे पास होता है स्पीसीज इवननेस, स्पीसीज इवननेस, इवननेस। अब ये इसका मीनिंग क्या होता है, रिचनेस और इवननेस? देखो, ये एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। देखो, स्पीसीज रिचनेस का मीनिंग यहाँ पे होता है कि किसी एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज रह रहे हैं। जैसे हम यहाँ के बाद चेरी काउंटी की बात करते हैं, तो कितने एरिया में कितनी स्पीशीज रह रही हैं। अब तुम सारे तो इंसान हो भाई, तो तुम सारी एक ही स्पीसीज माने जाओगे या बहुत सारे? एक ही। ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे, लेकिन तुम भी जानते हो थोड़े बहुत कुत्ते हैं लोगों के पास, हाँ, हुए है सबके बहुत पास ज्यादा। डॉग ही है ना, कुछ लोगों के पास शायद खरगोश भी होते हैं, 3-4 लोगों के पास खरगोश भी होते हैं, कुछ लोग को पालते हैं। कबूतर हाँ भी हाँ, होते कुछ मेरे हैं। लोगों के सामने वाले घर में है। पास, हाँ, कुछ लोगों के घर में बिल्लियां भी होती हैं, बिल्ली। ठीक है, लेकिन क्या ऊंट पालता है कोई? कोई ऐसा देखा है तुम्हें चेरी काउंटी में ऊंट लेकर आया है, नो कह रहा है ये सर। मेरा ऊंट है, डोंट टच इट, या डोंट टच हिम, और हर जो भी है खरगोश। ठीक है, खरगोश तो चलो बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, एक तो हम जानते हैं हमारी क्लास में, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो स्पीसीज रिचनेस है उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। तो एक एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज रिचनेस। तो बताओ, जंगल के अंदर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी या फिर चेरी काउंटी वाली सोसाइटी के अंदर? जंगल में। जंगल में, क्योंकि वहां पे अलग अलग है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, घोड़ा, ठीक है, सांप की मौसी, अलग अलग टाइप की चीजें। आपकी दीदी भी। हाँ, दीदी? हाँ। कौन सी दीदी? सबकी। एक सेकंड, आपने समझ। नहीं सुना आपकी दीदी के बारे में? सातवीं दीदी? सांप की दीदी। अच्छा, सांप की दीदी। मेरे को लगा सातवीं आदमी कौन आ गए, सांप की दीदी कौन है? वो जंगल में मिलती है। अच्छा, कि तुम यही में से सुकृति है। अच्छा। अनन्या तुम्हारा नाम रखा है क्या इन लोगों ने, सांप की नहीं दीदी? नहीं, सुकृति है सांप की दीदी। चलो कोई बात नहीं, अब लड़ना मत, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास आ रहा है स्पीसीज इवननेस। तो देखो, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अबंडेंस विद विच इस ईच स्पीसीज रिप्रेजेंट बाय द एरिया। इसका मतलब क्या है,
कोई किसी से कितना ज्यादा है, इस मतलब रिलेटिव अबंडेंस कितना ज्यादा है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सोसाइटी में मान लो 100 कुत्ते हैं, मान लो टोटल, ठीक है, लेकिन इंसान कितने हैं? 2000। तो ज्यादा कौन हुआ? इंसान। इंसान। तो इसी को हम बोलते हैं स्पीसीज इवननेस। कोई किसी से कितना रिलेटिव अबंडेंस है, कोई कितना किसी से ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो तूने बोला कि सर इस स्पीसीज में 10 स्पीसीज रहती हैं, वो तो चलो ठीक है, 10 स्पीसीज रहती हैं। अब क्या 10 स्पीसीज सारी सारी इक्वल नंबर में है? नो सर। अब 10 स्पीसीज के अंदर हम ये भी देखेंगे ना कौन कितना है। तो सबसे पहले हम स्पीसीज रिचनेस देखते हैं या इवननेस देखते हैं? इवननेस। सबसे पहले रिचनेस देखेंगे ना, कितने अच्छा, कितनी हाँ हाँ स्पीसीज हाँ। हैं। सबसे हाँ। पहले हम नंबर देखेंगे ना, टोटल कितने हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे अब कौन कितना है, ठीक है। जैसे मान लो एक जंगल है, एक जंगल में तुम्हें पता लगा कि टोटल 20 स्पीसीज रह रही हैं। तो ये टोटल 20 स्पीसीज रह रही हैं, तो ये स्पीसीज रिचनेस हुआ या इवननेस हुआ? 20। रिचनेस। ये रिचनेस हुआ ना, टोटल नंबर कितनी स्पीसीज रह रही हैं, ठीक है। अब क्या वहां पे 20 लोग रह रहे हैं सिर्फ? इसका मतलब ये नहीं। नहीं, इसका मतलब तो ये था ना 20 स्पीसीज रह रही है अलग अलग टाइप की। एक सांप, दूसरा खरगोश, तीसरा हाथी। अब पॉपुलेशन अगर जाननी है रियल में कितनी पॉपुलेशन है, तो अब क्या करना पड़ेगा? रिचनेस या इवननेस? इवननेस। इवननेस, क्योंकि कौन सी स्पीसीज कितनी ज्यादा है किससे, वो निकाला जाता है इवननेस से। ठीक है भाई, नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो ये है मेरे पास रिलेटिव अबंडेंस, ये एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। बच्चे के उल्टी सीधी बातें लिख कर आते हैं, कह रहे हैं व्हेन दी सो देयर आर सो मेनी स्पीसीज इट इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। और इवननेस का मतलब व्हेन स्पीसीज आर प्रेजेंट इन द इवन नंबर इट इज कॉल्ड स्पीसीज इवननेस। और व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑड नंबर दे आर कॉल्ड स्पीसीज ऑडनेस। वेरी गुड, शाबाश, थप्पड़ मारो में 3 4। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कुछ इम्प्रेसिव। भी। तो ऐसा ऐसी डेफिनेशन लिख कर आओगे कुछ ना कुछ, तो 0 नंबर क्या, जो दूसरा आंसर लिखोगे सही उसमें भी नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव अबंडेंस विद इन एन एरिया ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीशीज। सर बोर्ड पोस्टपोन होंगे क्या, मतलब? नहीं 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 हो है, रहा कुछ है। नहीं। थोड़े बहुत हो सकते हैं मे बी, मतलब डिपेंड करता है कि जो वेज सब्जेक्ट होते हैं लाइट वाले, उनको कुछ ना कुछ करते हैं। मतलब अभी तो ऐसा कोई ऐसा प्लान है नहीं। एग्जाम तो जरूर होंगे, ये नोटिफिकेशन आ गया है एग्जाम। तुम सोच रहे हो, कुछ लोग सोच रहे हाँ हैं सर, कि, नहीं ये तो यार वो पता तो। है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं होंगे। ठीक है, ये सब एंजॉय होगा एकदम, अच्छी बात है। कुछ लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, कोरोना फिर से बढ़ रहा है। ये तो पता है कौन कौन सोच के बैठा है? ये आदित्य, राघव, ये सारे सोच के बैठे हैं कि बोर्ड पोस्टपोन हो गए ही नहीं, हो गए ही नहीं। सब हम्म। मुझसे पूछते हैं, तू बता कैसे हो गए, कैसे हो गए, कोरोना तो इतना बढ़ रहा है। अच्छा, अभी हाँ। भाई इनसे बोलना सारे यूनिवर्सिटीज में एग्जाम हो गए, ठीक है, फाइनल ईयर के। तो जब सारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम फाइनल ईयर में होगा, और अब तो वैक्सीन आ रही है जनवरी में। ये और तो पढ़ जनवरी नहीं रहे सर कुछ भी। जनवरी में गलत पढ़ वैक्सीन, रहे हैं। जब जनवरी में वैक्सीन आ जाएगी, तो मार्च में क्यों नहीं हो सकते एग्जाम? और पोस्टपोन्ड हो भी जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 1 महीना 2 महीना? तो जब 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 मैं जनरल बात कह रहा हूँ कि अगर अगर एक साल में ढंग से नहीं पढ़ाई करी है, तो 1 महीने में कर लोगे रियली? पता नहीं क्या। और अगर होंगे भी तो जो और बच्चे तो फिर और पढ़ लेंगे, ये तो उनके लिए फायदा है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं चलो पोस्टपोन भी हो जाए तो हमारे बच्चों को और टाइम मिल जाए, लेकिन ऐसे होने के चांसेस कम है। ठीक है, समझ आ गया इतना स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। यस सर। अब तो अब जरा तुमने नाम सुना होगा एक वेस्टर्न घाट्स, यस गोवा के सर। आसपास, गोवा महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स लगता है ना, केरला कर्नाटका, वेस्टर्न यस घाट सर। स्टार्ट। जैसे हमारा जो इंडिया है वो इस तरीके से है ना, नीचे से ऐसे ऐसे, यहाँ पे श्रीलंका है। तो ये जो इस साइड का जो एरिया है, ये हमारे पास क्या है, पूरा वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे समुद्र भी है, तो यहाँ पे जो जंगल है ना आसपास के, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, ये बहुत बड़े लेवल में फैला हुआ है। पूरा जंगल वाला एरिया जो है, ऐसे गोवा से पूरा लगा हुआ है, ऐसे महाराष्ट्र तक, केरला कर्नाटका ऐसे। तो ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी या कम? ज्यादा। ज्यादा मिलेगी ऑफ कोर्स, जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, जहाँ पे मिट्टी गीली गीली सी है, इतने सारे प्लांट पौधे हैं, इतना सारा खाना है, इतने सारे वेजिटेबल्स हैं, इतने सारे फ्रूट्स हैं। तो क्या क्या सारे एनिमल मर जाएंगे फिर? बिल्कुल नो नहीं सर। मरेंगे। जब जब भाई देखो, सारा खेल खाने का है। सब लोग क्यों करते हैं? खाना खाने के लिए तो करते हैं। जब तुम्हें खाना मिल रहा है प्रॉपर वे में, सही सही, मतलब सब कुछ तुम्हें खाना मिल रहा है, तो क्या फिर तुम्हें कमाने की जरूरत है? बोलो। नो नहीं सर। सर। नहीं, मतलब वैसे तो जरूरत है ऑफ कोर्स, हमें शौक पूरे करने हैं अपने, ठीक है, लेकिन वैसे अगर मान लो सिर्फ तुम्हें खाना ही या सिर्फ ऐसे ही रहना है, तो फिर इतना जरूरत है नहीं। तो जो गांव वाँव में लोग वो जो होते हैं हमारे पास, किसान जो लोग होते हैं,
तो वो क्या करते हैं, तो वो लोग ज्यादा थोड़ी कमाते हैं, तो उन्हीं की फसल होती है, उन्हीं की एग्रीकल्चर होती है, खाना वही 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 बोते हैं और वही खाना लेकर आते हैं, वही घर में बनता है। लेकिन उनकी कमाई फिर कहाँ से होती है, तो जो उन्होंने खाना उगाया था उसको बेच देते हैं वो। भाई किसान तुमको खाना ही तो देता है, तो उसके पैसे देते हो। यस सर। तो बस, ठीक है। तो ईस्टर्न से घाट से ज्यादा वेस्टर्न घाट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी है एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस का मतलब जो पानी और जमीन दोनों पे रह लेते हैं। एम्फी, एम्फी का मतलब तुम जानते हो मेढक। तो इसी टाइप के जो एनिमल जो पानी और जमीन दोनों को लाइक करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे इस एरिया में आराम से रह सकते हैं वेस्टर्न घाट में। नहीं आया समझ में किसी को भी? आ गया सर। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। तो ये तो हुआ चलो स्पीसीज डाइवर्सिटी में। अब आता है इकोलॉजिकल। अच्छा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इकोलॉजी के अंदर क्या आना चाहिए? क्या सारे रीजन एक जैसे होते हैं? क्या नो सर। सारे रीजन एक जैसे होते हैं? नहीं। तो अगर मैं नो। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करता हूँ, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमारे पास अलग अलग टाइप के एरिया मिलते हैं। अब बताना जरा, स्पीसीज डाइवर्सिटी जैसे मान लो एक था हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर इकोलॉजिकल आता है या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी आता है? सोचो। इकोलॉजी के अंदर जेनेटिक। आई यू श्योर? लॉक कर दें? यस सर। बिल्कुल। क्या जीन के अंदर इकोलॉजी आएगी? अच्छा, ऐसा तो आप ही बता सकते हो भाई, क्या हम डीएनए के अंदर रहते हैं? भाई सर। एनिमल के अंदर डीएनए है, तो एनिमल कहाँ रहते हैं? बड़े एरिया में रहते हैं ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किसके अंदर है, इकोलॉजी के अंदर या इकोलॉजी डाइवर्सिटी के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी है? जेनेटिक इकोलॉजी। डाइवर्सिटी इकोलॉजी में। हाँ, इकोलॉजी के अंदर है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो मैंने एक चीज बताई थी, एक कैटरीना तेरा घमंड तोड़ दूंगा, याद हाँ आया? हाँ हाँ। तो ये सब अलग अलग टाइप के एरिया आए थे, बायोम पड़े तो इनकी इकोलॉजी सब एक जैसी थी या अलग अलग थी? अलग अलग थी सर। अलग अलग थी। तो जैसे कि मान लो मैं बोलूँ कि रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट में तुम्हें डाइवर्सिटी मिलती है बहुत सारी, तो वो भी अपने आप की इकोलॉजी हुई। हुई सर। डेजर्ट अपने आप में एक अलग टाइप की इकोलॉजी हुई। यस सर। डेजर्ट में लोग ज्यादा मिलते हैं कम मिलते हैं वैसे? सब मिलते हैं। थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं वहां पे भी। कुछ एनिमल अडेप्टेबल हो गए हैं डेजर्ट के। ऐसे ही वेटलैंड होता है, वेटलैंड का मतलब जहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐसे भरा हो, तालाब जैसा, ठीक है, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हों, उसे वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है। पानी एकदम ऐसे भरा हुआ है, तो ये वेटलैंड कहलाता है हमारे पास। ठीक है, गाँव वाँव में काफी होते हैं। ठीक है। भिंडावास बर्ड सेंचुरी के आसपास ऐसे बने होते हैं, पानी पानी काफी ज्यादा अमाउंट में भरा रहता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप की इकोलॉजी है। तो यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत है प्यारी प्यारी बच्ची? नो सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये चैप्टर क्यों बना है, बायोडायवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी? क्या जरूरत है मैं इस चैप्टर को पढ़ने की? इससे क्या अपने फायदा? एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ठीक है बिल्कुल बोला तुमने, अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट विदाउट बायोडायवर्सिटी हो सकता है? तुमने नहीं सर। सारी बिल्डिंग बिल्डिंग बना दी, खूब बिल्डिंग बिल्डिंग बनाओ, तुम जितनी बिल्डिंग बना सकते हो बना लो, लेकिन डेवलपमेंट इन एक कंट्री कितनी डेवलप्ड है उसमें इन ये वाला फैक्टर भी आता है, बायोडायवर्सिटी वाला। अगर किसी कंट्री में अच्छी बायोडायवर्सिटी है, तो उसका डेवलपमेंटल इंडेक्स उतना ही अच्छा माना जाता है। और अगर किसी इंडस्ट्री में बायोडायवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो उसका इंडेक्स इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो ये सब क्यों कहते, ये तो सुना होगा ना कि ओ ये वाला टाइगर मर गया, अब इस टाइगर के लिए इतने लोग सस्पेंड कर दिए गए, इस टाइगर को बचाने के लिए हम यहाँ पे लेकर आ गए, इसको बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, ये वाला टाइगर बंगाल बंगाल टाइगर खतरे में है। सुना है ये सब चीजें? यस सर। नहीं सुना? सर सुना सुना है। है? सुना है ना, जैसे हम वहां पे भी गए थे लोग, तूने सुना होगा, जब हम वहां पे गए थे पिछली बार घूमने के लिए, तो वहां पे कह रहे थे कि टाइगर को लेके ले गए हैं, टाइगर खतरे में है, टाइगर बहुत कम हो गए हैं, सुना था ऐसा कुछ कुछ बातें, टाइगर यस के लिए सर। रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, उतनी ज्यादा देश का सम्मान और उतना ज्यादा देश की डाइवर्सिटी वो डेवलपमेंट इंडेक्स में काउंट होता है वो। तो डाइवर्सिटी होना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास एक वो है, मतलब संस्था है इंटरनेशनल, उस पे इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, नेचर भी होता है वैसे तो, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज होता है। ठीक है। तो सर नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज है। आर यू श्योर? नेचर, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यस सर।
पक्का मतलब ठीक है, मेरे को थोड़ा सा डाउट है। ठीक है चलो, तो वैसे इसको हम IUCN बोलते हैं, ठीक है, तो नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज कर लेना। आर यू श्योर ना, पक्का? क्योंकि मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर, नेचर एंड, बुक में है। ठीक है फिर। तो ये मेरे पास IUCN है, ठीक है। तो 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, और जब पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे इलेक्ट होके, मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं क्योंकि इंटरनेशनल की बात चल रही है, लेकिन उस टाइम पे हुआ था ऐसा। तो जो एनिमल और प्लांट का देखा गया ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल और प्लांट की स्पीशीज थी, स्पीशीज, हम एक में काउंट हुए थे सिर्फ। ह्यूमन बीइंग एक है, खरगोश फिर दो, ऐसे वेल तीन। तो इस तरीके से 1.5 मिलियन स्पीशीज थी उस टाइम पे। क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे तो स्पीशीज कैसे बढ़ सकती है? भाई स्पीशीज का भी तो डेवलपमेंट होता रहता है, नई नई स्पीशीज दिखने को मिलती रहती हैं। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होंगी जो अभी तक साइंटिस्ट ने खोजी ही नहीं होंगी, मतलब साइंटिस्ट को पता ही नहीं होगा कि ये भी एक एनिमल, एक ऐसा होता है। डिस्कवरी पे देखते हो ना नए नए टाइप के एनिमल, क्या है ये, क्या है, ऐसी कैसी मछली है टेढ़ी मेढ़ी, लहर खा रही है ऐसे ऐसे करके। मान लो एक मछली जेली फिश की तरह चल रही है ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। तो अलग अलग टाइप की देखी होगी ना बायोडाइवर्सिटी। अरे यस सर, देखिए। ठीक है। तो 2004 की लिस्ट में ये मेरे पास क्या है, 1.5 मिलियन था। सिर्फ इतना इतना कम था मेरे पास। तो इसका मतलब अब ये तो इंक्रीज होना चाहिए था या डिक्रीज होना चाहिए था? और आने वाले टाइम में इंक्रीज। इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ डाउनफॉल हो गया, ये कुछ स्पीसीज मर गई। तो अगर वो स्पीसीज मर गई हैं तो ये कंट्रीज के लिए चिंताजनक बात है या फिर बहुत अच्छी बात है? चलो अच्छी बात है, सब मर जाएं, सिर्फ हम ही रहेंगे फिर, ऐसा सोचेंगे फिर हम? चिंताजनक। चिंताजनक होता है क्योंकि हम सिर्फ वी डोंट हैव द फुल राइट ना, मतलब वी नॉट, वी डोंट हैव ओनली द राइट टू लिव ऑन दिस प्लेनेट। ओके, सो अदर्स आल्सो हैव सम राइट्स। बेशक वो इंफीरियर है, बट स्टिल ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो मेरे पास जो इंफीरियर है, जैसे तुम चींटी वीटी को देखते हो, वो बेचारी ऐसी मर जाती है पैरों तले। या फिर कोई भी सांप वो आ जाता है, क्या नाम है उसका, कनखजूरा। कनखजूरा को लोग छोड़ते नहीं है, कनखजूरे को लोग इतनी चप्पलें मारते हैं कि वो मर जाए, क्योंकि वो हमारे लिए खतरनाक है। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है भाई, तो याद रहेगा? अरे बोलो। यस सर। ठीक है। तो अब इसके अंदर मोस्टली तुम्हें पता है कि इंसेक्ट भी होते हैं बहुत सारे टाइप के, जो तुम्हें शायद पता भी नहीं होंगे। तो बहुत सारे तो गांव के अंदर देखने को मिलते हैं, कोई हेलीकॉप्टर से आ जाता है, कहते हैं ना हेलीकॉप्टर चल रहा है, जिनके पंख होते हैं बहुत हाँ। सारे। और मधुमक्खियां होती हैं, छोटी छोटी मक्खियां होती हैं जो ट्यूबलाइट के आसपास भी घूमती रहती हैं। तो ऐसे हमारे पास क्या है, बहुत सारे टाइप के मतलब बायोडाइवर्सिटी ऐसी देखी गई है। तो अब ना तुम्हें ना ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो कि IUCN ने लॉन्च किया था, और ये एक्चुअली नीट में बहुत आता है। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में ही बने होंगे जहां तक मुझे याद आ रहा है, एनसीईआरटी में ही हो, क्योंकि नीट में तो यही आता है जो एनसीईआरटी में होता है। तो ये तुम्हें कुछ कुछ इस तरीके से याद रखना है। एक सेकेंड, मैं बस अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अगर मैं मान लो प्लांट्स की बात करता हूँ, तो अगर मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ ना, तो प्लांट्स कितने कितने होते हैं देखो। तुम लोगों को पता है सबसे ज्यादा आज के टाइम पे कौन है सबसे ज्यादा एडवांस टाइप के प्लांट्स? तो ये है एंजियोस्पर्म। तो अगर ये पूरा का पूरा 100% तुम देख रहे हो, तो इतना हिस्सा किसने कवर कर रखा है? ये पूरा हिस्सा एंजियोस्पर्म ने, ये पूरा हिस्सा एंजियोस्पर्म्स के लिए है। और तुम्हें पता है फंगस भी बहुत कम है या बहुत ज्यादा है पूरे उसमें? फंगस तो हर जगह पे हो जाता है ना, खुजली हर जगह पे हो जाती है। 3-4 दिन नहाओ मत, पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है, बालों में खुजली हो जाएगी अच्छी वाली। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मैं तो वैसे भी है हो रखी है, ठीक है, वो अलग बात है। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, फंगस। तो फंगस तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो एंजियोस्पर्म और फंगस, तो वो तो चलो हम नहाते रहते हैं तो फंगस नहीं लगता। तो ये फंगस और एंजियोस्पर्म ये हमारे पास है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तुमने एल्गी का नाम सुना है, जो पानी में वो बन जाती है एल्गी हरी हरी? तो यस सर। पूरे पूरे वर्ल्ड में एल्गी इतने हिस्से में फैली हुई है। मान लो मैं इसे ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये इतने हिस्से की एल्गी है। बाकी छोटे मोटे होते हैं, जैसे मॉसेस के बारे में पढ़ा होगा ना। मॉसेस का मतलब क्या है, ब्रायोफाइटा प्लांट, जो पानी के आसपास रहते हैं, ब्रायोफाइट्स। एल्गी हो गया कॉन्थेलोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा मॉसेस फंजाई, ठीक है, इस तरीके से। और ये एंजियोस्पर्म हो गया मेरे पास। यहाँ पे टेरिडोफाइटा आ गया, फंस। फंस के बारे में जानते हो ना, फंस और उससे रिलेटेड जो प्लांट हो गए। और लाइकेन क्या होता है, देखा है कभी? प्लांट के ऊपर लग जाता है वो, गोल गोल सा सुंदर सा लगता है।
हाँ लाइकेंस सर, में, लाइकेंस मैंने दिखाया नहीं है तुम लोगों को कभी? दिखाया सर, जो जो पत्थर के ऊपर लगा रहता है, पेड़ों के ऊपर लगा रहता है, लाइकेंस। ठीक है, मैं एक बार दिखा दिखाया देता हूँ। सर। अच्छा मैं दिखाता हूँ, आई गेस मोस्टली मैंने ये 11th वाले बच्चों को दिखाया था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं दिखा देता हूँ। तो लाइकेंस जब वहां पे, जैसे उत्तराखंड में जाओगे तो मैं लाइकेंस बहुत सारे दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइकेंस, वहां पे पॉल्यूशन नहीं होता है, तो जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है वहां पे देखने को मिलता है। देख पा रहे हो ये क्या नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये इस तरीके से जो पेड़ के ऊपर लगा हुआ है, ये देखो। यस सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं लाइकेन। तो इस टाइप से ये जो दिख रहा है तुम्हें, तो ये पूरा लाइकेन है। और ये भी पूरे के पूरे जहाँ पे भी पॉल्यूशन नहीं होगा, जितने भी फॉरेस्ट होंगे, जितना उत्तराखंड का पूरा एरिया, हिमाचल प्रदेश, तो मैं ऐसे ये सारे बहुत दिखेंगे। तो ये सब लाइकेंस होते हैं। और ये लाइकेन क्या होता है, किससे मिलके बनते हैं लाइकेन? पढ़ा होगा तुमने। लाइकेन कितनी वो यूज? फंजाई और अमीबा का। अमीबा नहीं, नहीं नहीं, एल्गी। एल्गी। एल्गी एल्गी। ठीक है, अमीबा तो अलग होता है, अमीबा तो हाँ एनिमल हो हाँ। गया। ठीक है, तो इसलिए तो फंजाई एंड एल्गी से मिलके जो बनते हैं वो हमारे पास है ये। तो ये लाइकेन होता है। और ये लाइकेन हमेशा कहाँ मिलता है, पॉल्यूशन वाले एरिया में या नॉन पॉल्यूटेड एरिया में? नॉन पॉल्यूटेड। नॉन पोल्यूटेड। यस, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। तो दैट्स वाई तुमने सुना भी होगा, लाइकेंस आर दी पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। सुना है नहीं सुना है? क्योंकि अगर सुना मान लो है तो, अगर सर। कहीं पे तुम्हें लाइकेन दिख गए हैं, तो कहीं पे अगर लाइकेन दिख गए तो उसका एक ही मीनिंग है कि वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक सेकंड, जस्ट मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। एक सेकंड। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एक तरह से बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी का कितना कितना रीजन होता है, कितने सारे लोग होते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट भी क्यों है, तो मैं अभी इसके बारे में तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता दूं। तो ये तो प्लांट के बारे में हो गया। पहले पहले बच्चों एग्जाम में आ चुका है ये, कि बताओ क्वेश्चन मार्क लग लग के आ गया था कि यहाँ पे एबीसीडी बना दिया था कि ए में क्या है, बी में क्या है। ठीक है। तो एक मिनट बस बनाने दो। इसी तरीके से एक मेरे पास होता है इन्वर्टेब्रेट। इन्वर्टेब्रेट का मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जैसे तूने पढ़ा पढ़ा होगा ना, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नेटोफोरा, प्लेटिलमिंथस, एसेलमिंथस, इन सब के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। रीढ़ की हड्डी जैसे हमारे है ना पीछे, हम तो क्या है, हम तो वर्टेब्रेट है, हमारी तो रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे फिशेस हो गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल, सेव्स, मैमेलिया, हम सबके पास तो रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन ये जो कॉकरोच हुआ, इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये जो अर्थवर्म हुआ, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जेलीफिश हुआ, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टेब्रेट्स। ठीक है, तो इनवर्टेब्रेट। अब तुम्हें एक चीज पढ़ी थी जब तुम 11th क्लास में थे, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, जरा बताना एक बार। मैंने बताया था, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, याद करो। भूल गए। इंसेक्ट का, अर्थ्रोपोडा। नहीं याद आ रहा? अरे हमें तो 12th का याद नहीं है, 11th का पूछ रहे सर आप। ठीक है ठीक है, गलती हो गई मेरे से। ठीक है, अर्थ्रोपोडा तो हर बच्चे को पता होता है। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो क्या आजकल? ये इतना बड़ा जो एरिया है, अब जरा बताना तो अर्थ्रोपोडा में मोस्टली कौन आते हैं? अर्थ्रोपोडा के वाले ग्रुप में कौन आया था मोस्टली, 11th क्लास में पढ़ा होगा? बटरफ्लाई। हाँ, बटरफ्लाई और सारे इंसेक्ट आते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया ये अर्थ्रोपोडा का है, मतलब इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे मॉलस्का, मॉलस्का का मतलब जो समुद्र के अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्टोपस हुआ, शंख हुआ बजाने वाला, वो प्रेलोस्टर जैसे बोलते हैं। यहाँ पे क्रस्टेशियंस आ गए। ठीक है, जो मतलब गीले विले टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं थोड़ा सा, मतलब पानी के आसपास भी, जमीन पर भी हल्के हल्के, क्रस्टेशियंस बोलते हैं इन्हें। और यहाँ पे अदर एनिमल्स जो भी हो गए, बच गए इनवर्टेब्रेट, अदर एनिमल जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये है पूरा का पूरा इन्वर्टेब्रेटा का, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इन्वर्टेब्रेट्स। और हम किस में आएंगे, इन्वर्टेब्रेट में या वर्टेब्रेट्स में? हम किस में आएंगे वर्टिब्रेट्स। तो हम आएंगे वर्टेब्रेट्स में। तो ये वाला तो प्लांट के लिए था इतना पोर्शन, ये वाला इन्वर्टेब्रेट के लिए है। और जब हम अपने लिए बनाएंगे, तो तुम्हें तुम्हें क्या लगता है, जैसे हमारे पास एक फिश वाली कैटेगरी होती है, एक फ्रॉग वाली, एम्फीबियन, एक रेप्टाइल्स होता है, एक बर्ड होता है, एक मैमल्स होता है, तो सबसे ज्यादा कौन है?
क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन होंगे वर्टेब्रेट में? मैमल्स। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि हम अपने आप को देख लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ज्यादातर समुद्र है या लैंड एरिया है? समुद्र। सबसे बड़े मतलब पूरा ग्लोब की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ में सबसे ज्यादा समुद्र फैला हुआ है, सागर फैला हुआ है, या फिर जमीन वाला एरिया है? सागर। समुद्र। सागर से बोलो। ठीक है, समुद्र फैला हुआ है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या है? हाँ हाँ, सुकृति वैसे रिप्लाई नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे नाम आया तो एकदम रिप्लाई आया, बढ़िया वाला। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो भाई समुद्र सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो जो लोग पानी में रहते हैं वो ज्यादा होंगे ना। सिंपल सा लॉजिक है। जमीन इतनी कम है, उसके बावजूद इतने सारे लोग तुम्हें दिखते हैं, इतने सारे लोग। और मान लो अगर समुद्र भी हट के अगर जमीन बन जाए, तो फिर तो पूछो ही मत क्या हो जाएगा, राइट? यस सर। तो इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे होता है, करेक्ट। यहाँ पे मोस्टली होती हैं फिशेस, फिश। ठीक है, यहाँ पे फिशेस रहती है सबसे ज्यादा। यहाँ पे हमारे पास मैमल्स, मैमल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बर्ड्स, बर्ड्स। यहाँ पे हमारे पास रेप्टाइल्स, सांप वाप स्नेक, ये सब। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एम्फीबियंस, जो पानी जमीन दोनों जगह पे रह सकते हैं, एम्फीबियंस। ठीक है भाई, तो ये अपने आप में किसके बारे में है? ये पूरा का पूरा तो फिश सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि समुद्र सबसे ज्यादा है। तो ये इनके पास भाई मछली के पास रीढ़ की हड्डी होती है, देखा होगा जब काटते हो तो हड्डी निकल के आती है। तो ये वर्टेब्रेट्स होते हैं, इनके पास हड्डियां होती हैं, वर्टेब्रेट्स। ठीक है भाई, तो ये तीन ग्राफ, प्लांट की बायोडाइवर्सिटी, ये इनवर्टेब्रेट की बायोडाइवर्सिटी, और ये है मेरे पास वर्टेब्रेट की बायोडाइवर्सिटी। नहीं समझ में आया? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कौन कितना होता है। कोई भी डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। सोच लो। ठीक है, तो अब सोच जरा, लिया। वेरी गुड। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो देखो इंडिया ना, तुम्हें लगता है जितनी भी कंट्रीज हैं सबके पास अपनी अपनी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग टाइप के स्पीसीज होंगे, अलग अलग टाइप के। तो बताओ इंडिया कितनी कितनी रैंक पे आता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर? फर्स्ट रैंक है पूरे वर्ल्ड में, सेकंड थर्ड, क्या रैंक है बायोडाइवर्सिटी के मामले में देखा जाए तो? थर्ड। थर्ड नंबर पे तुम्हें लगता है? हाँ लगता अच्छा, है। ठीक है। देखो रैंकिंग चेंज होती रहती है, तो इंडिया को हम 12वें नंबर पे देखते हैं। मतलब ये इंडिया जो है 12वें नंबर तक रहता है, कभी 11 बन जाता है, कभी 10वां, कभी फिर दोबारा से 12। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज द वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी। मतलब पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरा पूरा जो ब्रह्मांड तो नहीं, पूरा पूरा जो अर्थ है, तो अर्थ के अंदर जो टॉप 12 कंट्रीज हैं, तो उसमें एक इंडिया भी होता है, राइट? तो कैन आई से वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री? भाई इंडिया इतना बड़ा है तो ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी भी तो ज्यादा होगी, क्योंकि तुम्हें पता है भाई, रिलेशन होता है ना, जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं आना समझ? हाँ सर, आ गया। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अरे सुकृति चली गई एकदम से। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया। अब जरा बताना पूरे वर्ल्ड का कितना, कितनी जमीन है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ? तो पूरे वर्ल्ड का मिला के हमारे इंडिया के अंदर 2.4% ऑफ द लैंड एरिया है। ठीक है, तो अगर पूरा संसार 100% का लैंड एरिया है, तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया का 2.4% है पूरा लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब अगर पूरा वर्ल्ड 100 है, तो इंडिया कितना है? 2.4 ओनली। ठीक है, तो 2.4 है, तो इसका मतलब अब देखा जाए तो डाइवर्सिटी भी कितनी परसेंट होनी चाहिए फिर, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी? कुछ लोगों को लगता है जब हमारे पास एरिया 2.4 है, तो बायोडाइवर्सिटी भी 2.4 होनी चाहिए भैया, सिंपल सी बात है। पर क्या बायोडाइवर्सिटी ऐसे रिलेशन हो सकता है क्या लैंड को देख के? नो सर। क्योंकि हम तो नो वैरायटी देख रहे सर। हैं ना। पर कुछ लोग बोलते हैं इतना ही होना चाहिए अप्रोक्स भाई। ठीक है, क्योंकि रिलेशन तो होता है एरिया से। तो एक्चुअली मैं बता दूं तो पूरे वर्ल्ड की 8.1% बायोडाइवर्सिटी हमारी कंट्री के अंदर है। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर पूरी स्पीसीज डाइवर्सिटी 100% है पूरे वर्ल्ड की, तो उस पूरे 100% का 8.1 हिस्सा इंडिया की वजह से है।
इंडिया में भी नई नई वैरायटी है, इंडिया में भी ऐसी ऐसी स्पीशीज है, जैसे यहाँ पे गाय, भैंस, अलग अलग टाइप की भैंस, अलग अलग टाइप का भैंसा, अलग अलग टाइप का ऑक्स गाँव में मिलता है ना। तो ये और कंट्रीज के गाँव में इतना नहीं मिलता है, तो इसीलिए मतलब उनके में कुछ और वैरायटी हो, क्या पता। तो इसलिए ये ग्लोबल और स्पीसीज के अंदर कंट्रीज में आते हैं। गांव होती है? हो सकते हैं कुछ कुछ, मतलब नेपाल में तो होते हैं गाँव छोटे छोटे, तो बिल्कुल होते हैं। इंडिया में ज्यादा है आई नो, बट और कंट्रीज में भी, और भी कंट्रीज है जो हमसे नीचे हैं, तो उनमें भी गाँव वाँव होते हैं। हाँ ऐसे नहीं होते होंगे मे बी हमारे जैसे, ठीक है, हमारे में एक अलग टाइप का होता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब लैंड एरिया कितना है वर्ल्ड का, इंडिया की बात करें तो 2.4, 2.4। और ग्लोबल स्पेस बायोडायवर्सिटी का कितना परसेंट है इंडिया का? 8.1। वेरी गुड। और इंडिया कितनी टॉप मेगा बायोडायवर्सिटी में से कोई एक है, या फिर बहुत रैंक 100 के आसपास है? 12th। 12th। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ टॉप 12 कंट्रीज आ जाओ जिनके पास अच्छी बायोडायवर्सिटी है, तो उसमें इंडिया होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, होगा। वन ऑफ द 12th बोला है इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो अच्छा ये बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है? एनिमल की ही बात चल रही है या प्लांट की भी बात चल रही है? प्लांट्स की भी भाई बात चल ऑफ रही है। कोर्स, तुम जानते हो इंडिया आयुर्वेदिक के लिए कितना फेमस है? पतंजलि, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है इतना जितना कि इंडिया ने ये आयुर्वेदिक का सर्च किया है। सुना होगा ना, यूनानी, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। यस सर सुना ठीक है। है, तो ये सो इतना सारा जो आजकल जिस पे पूरा पतंजलि का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। पतंजलि की इतनी सारी दवाइयां आ गई हैं जिससे लोगों को सच में रिलीफ मिल रहा है। तो ये सब बताओ, ये सब आयुर्वेदिक तो है। तो अलग अलग टाइप की अगर वैरायटियां उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, जम्मू में, तो और केरला में, केरला तो भाई इतना बड़ा एरिया है पूरा डाइवर्सिटी का, वहां पे ऐसी ऐसी वैरायटी मिलती है जो शायद आज से पहले तुमने कभी देखी ना हो। गोवा, यहाँ पे ऐसे ऐसे डाइवर्सिटी है प्लांट की जो और कहीं पे पता नहीं मिलती हो या ना मिलती हो, बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारा प्लांट और एनिमल का ऐसा एरिया है। ठीक है भाई, याद रहेगा, किसी कोई दिक्कत यस तो नहीं सर। है? तो ऐसा देखा गया, एक रॉबर्ट मे था, साइंटिस्ट था वो, ठीक है। तो रॉबर्ट मे ने अपना ग्लोबल एस्टिमेट किया था अलग अलग फैक्टर्स का यूज करके। तो उसने एक ऐसी एक फिगर बताया, आई डोंट नो उसकी कैलकुलेशन क्या थी, क्या लोग, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उससे लोगों ने पूछा क्या क्या तरीका है, उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस उसने इतना बताया कि 1 लाख, 1 लाख में 5 जीरो, हाँ, तो 1 लाख स्पीसीज तो प्लांट की हैं, 1 लाख स्पीशीज प्लांट की हैं, और उसने बोला 3 लाख स्पीसीज किसकी हैं? स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो ये उसने उस टाइम पे अपना बताया कि इतनी ये है। लेकिन ये क्यों है, इसने कोई कैलकुलेट तो करी नहीं। देखो भाई, क्या वो सच में गिनने गया था? नो क्या वो, सर। तो नो गिनने नहीं, सर। तो ये उसका बस एक एस्टिमेट माना जाएगा या एग्जैक्ट कैलकुलेशन माना जाएगा? एस्टिमेट। एस्टिमेट है, उसने बस ऐसे ही रफली एस्टिमेट किया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटलिस्ट बोल सकते हो। तो इसको इन सब चीजों में मजा आता था, ये सब चीजें बहुत करता था। तो ये अपने आप में एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। तो 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इसने इस तरीके से किया। ठीक है भाई, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। तो इस चैप्टर में अभी हम ऐसी ही चीजें पढ़ेंगे, पूरा बायोडाइवर्सिटी से पूरा इन्वायरमेंटल रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक वीडियो तुम लोगों को दिखानी चाहिए मुझे। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सर ये सेकंड। तो ज्योग्राफी लग रही है पूरी। हाँ हाँ, ज्योग्राफी जैसा ही है, ठीक है। तो लेकिन इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमने ज्यादा ऐड कर रखा है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्यारे प्यारे बच्चों। हम्म, 1 सेकंड। vulnerable to collapse. Jungles can become deserts, and reefs can become lifeless rocks, even without cataclysmic events like volcanoes and asteroids.
What makes one ecosystem strong and another weak in the face of change? The answer, to a large extent, is biodiversity. Biodiversity is built out of three intertwined features: ecosystem diversity, species diversity, and genetic diversity. The more intertwining अभी अभी एक सेकंड पहले हमने ये तीन चीजें डिस्कस करी, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, रिमेम्बर? यस सर। ठीक है, तो जेनेटिक छोटे लेवल पे, स्पीसीज मतलब हम सब अलग अलग, कौन कितना, बिल्ली, चूहा, हाथी, जेब्रा, और इकोसिस्टम अलग एरिया। there is between these features, the denser and more resilient the weave becomes. Take the Amazon rainforest, one of the most biodiverse regions on Earth due to its complex ecosystems, huge mix of species, and the genetic variety within those species. Here are tangled liana vines, which crawl up from the forest floor to the canopy, intertwining with treetops and growing thick wooded stems that support these towering trees. Helped along by the vines, trees provide the seeds, fruits, and leaves to herbivores such as the tapir and the agouti, which disperse their seeds throughout the forest so they can grow. Leftovers are consumed by the millions of insects that decompose and recycle nutrients to create rich soil. The rainforest is a huge system filled with many smaller systems like this, each packed with interconnected species. Every link provides stability to the next, strengthening biodiversity's weave. That weave is further reinforced by the genetic diversity within individual species, which allows them to cope with changes. Species that lack genetic diversity due to isolation or low population numbers are much more vulnerable to fluctuations caused by climate change, disease, or habitat fragmentation. Whenever a species disappears because of its weakened gene pool, a knot is untied and parts of the net disintegrate. So, what if we were to remove one species from the rainforest? Would the system fall apart? Probably not. The volume of species, their genetic diversity, and the complexity of the ecosystems form such rich biodiversity in this forest that one species gap in the weave won't cause it to unravel. The forest can stay resilient and recover from change. But that's not true in every case. In some environments, taking away just one important component can undermine the entire system. Take coral reefs, for instance. Many organisms in a reef are dependent on the coral. It provides key microhabitats, shelter, and breeding grounds for thousands of species of fish, crustaceans, and mollusks. Corals also form interdependent relationships with fungi and bacteria. The coral itself is a loom that allows the tangled net of biodiversity to be woven. That makes coral a keystone organism, one that many others depend on for their survival. So what happens when destructive fishing practices, pollution, and ocean acidification weaken coral or even kill it altogether? Exactly what you might think. The loss of this keystone species leaves its dependents at a loss too, threatening the entire fabric of the reef. Ecosystem, species, and genetic diversity together form the complex tangled weave of biodiversity that is vital for the survival of organisms on Earth. हाँ, तो जो वीडियो भी तुम लोगों ने देखी तो उससे कुछ समझ में आया? तो बेसिकली वो किसके बारे में था? अब तक तुमने जितने भी ये वीडियो देखी तो उसने किस चीज के बारे में, तीन चीजों ने ज्यादा वर्ड यूज किए, वो तीन वर्ड कौन से थे? इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, और स्पीशीज। ओके, एक सेकेंड। तो देखो अब ना, ठीक है, ये तुमने देख लिया। अब ना एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी चीजें आते हैं। एक सेकेंड, अगर तुम्हें रियल में एक बात, मतलब कि क्यों बचाना चाहिए और हम कैसे बचा सकते हैं, मतलब हाउ एंड व्हाई, बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाएं, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएं, तो इस पे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है?
और वो काफी इम्पोर्टेंट भी होता है। तो इसको और आगे हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में। तो ये दिखाने से पहले एक छोटी सी चीज मुझे और दिखानी है, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। विदुषी तुम सुन रही हो मेरी आवाज? अनन्या, सुकृति? हाँ हाँ सर, सब सुन रही हूँ सर मैं। ओके ओके, अरे वाह, वेरी गुड, हाँ हाँ शाबाश। सर, आ रही है अरे आपकी वाह, आवाज। विदुषी की आवाज में एक बुलंदी आ गई है ना, एकदम जोश से भरी हुई, एकदम झांसी की रानी टाइप। वेरी गुड, करो सर आप। शाबाश। अरे तारीफ कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। The reasons to conserve biodiversity can be grouped into three categories. They are A. Narrowly utilitarian, ध्यान से सुनना B. ये कि जो बोल रहा है, क्योंकि यही चीज Broadly हम पढ़ेंगे, utilitarian, आएगा ये and सिलेबस में। C. Ethical. Narrowly utilitarian reasons. The narrowly utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. Humans derive countless direct economic benefits from nature. They are food, fiber, firewood, construction material, industrial products, and products of medicinal importance. More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native people around the world. In the present condition, how many more medicinal plants yet to explore in tropical plants? With increasing resources put into bioprospecting, nations with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits. Broad utilitarian. This argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. Example: A. Oxygen supply. The Amazon forest is estimated to produce 20% of the oxygen in the Earth's atmosphere through photosynthesis. B. Pollinators' role. Pollination is another service in the nature. Ecosystem provides through pollination layer, bees, bumblebees, birds, bats. There are other intangible benefits which we derive from nature. Example: the aesthetic pleasures of walking through thick woods, watching spring flowers in full bloom, wake up in a bulbul's song in the morning. ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये मीनिंग है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से तुम्हें 3 टाइप की चीजें मिलती हैं, इसे हम अभी चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन और इथिकल वैल्यूज। इथिकल वैल्यूज है मतलब हमारा नैतिक आधार है, नैतिकता के आधार पे हमें सबको बचाना चाहिए। नैरो का मतलब छोटी मोटी चीजें तुम्हें क्या मिलती है नैरो बेसिस पे, और ब्रॉडली मतलब बहुत बड़ी बड़े लेवल पे तुम्हें क्या क्या चीजें मिलती हैं नेचर से। तो नेचर और बायोडाइवर्सिटी से बुलबुल को तुम देखते हो, लेकिन अगर बुलबुली को तुम मार दोगे तो क्या बुलबुल का संगीत एंजॉय कर पाओगे? कभी सुंदरता फील कर पाओगे? फ्लावर सारे किल्ड हो जाएंगे तो क्या ब्यूटी रह जाएगी? तो ये सब चीजें हैं, ये सब रीजन है कि हमें ये सब करना चाहिए। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, फंड आता है, पैसे आते हैं, तो हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ऐसे। ये चीज ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम इस टॉपिक को वैसे तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए अभी इतना रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आज एटम्स कंप्लीट हो जाएगा?